हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जो चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का विद्युत क्षेत्र, उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने कल लेक्चर नंबर 2 लास्ट देखा था, आवेश के मात्रक तक और आवेशों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया तक, कि आवेशों को उत्पन्न कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 को। कहाँ से? एक सेकेंड। हाँ, आज हम लोग इसके लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहा हूँ। कल मैंने एक क्वेश्चन था जिसको छोड़ा था आज की क्लास के लिए, वो था पदार्थों के प्रकार। कल आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी जब मैंने बार बार बोल रहा था धातु का गोला, धातु का गोला। तो आप लोगों को थोड़ा सा जो डाउट आया था उस डाउट को मैं आज क्लियर कर देता हूँ। पदार्थों के प्रकार किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। तो हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं कि फिजिक्स में पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया। पहला चालक पदार्थ, दूसरा कुचालक पदार्थ और तीसरा अर्धचालक पदार्थ। चालक को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्या? कंडक्टर। कुचालक को बोला जाता है इंसुलेटर और अर्धचालक को बोला जाता है सेमी कंडक्टर। ठीक है बच्चों? चालक किसे कहते हैं? चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। जैसे हम लोग देखते हैं लोहा, लोहे को हम लोग देखें तो लोहा क्या करता है, उसमें थोड़ा सा करंट का तार लगा दो, दूसरे सिरे पर करंट आता है कि नहीं आता? आ जाता है ना। तो लोहा कौन सी धातु में आ गया? चालक पदार्थों में। तो चालक पदार्थ क्या हुए? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। जैसे एग्जाम्पल होते हैं इसके, अम्ल क्षार केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, H प्लस OH माइनस, ये इसी में आते हैं। हम लोग स्वयं मनुष्य भी विद्युत धारा के चालक होते हैं। हमें करंट लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। तो हम भी क्या है? विद्युत धारा के चालक हैं। अब इस मनुष्य के चालकों में सम्मिलित होने से मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन याद आया कि मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम प्लास्टिक के स्केल को जब बालों से रगड़ते हैं और उसके बाद उसको कागज़ के टुकड़ों पर ले जाया जाए तो प्लास्टिक का स्केल क्या करता था? हाँ, कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। अगर मैं उस कागज़ के स्केल की जगह, अगर मैं उस कागज़ के स्केल की जगह, अगर मैं उस प्लास्टिक के स्केल की जगह लोहे का स्केल काम में लूं, अगर उस प्लास्टिक के स्केल की जगह लोहे का स्केल काम लें, तो क्या बालों से रगड़ने के बाद कागज़ की वस्तुओं को या कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लोहे से होकर आवेश हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और हम कहाँ होते हैं? जमीन पे खड़े हुए, तो सभी आवेश कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में। मैंने कल बताया था कि पृथ्वी के आवेश ग्रहण करने की क्षमता अनंत होती है। तो समस्त आवेश कहाँ समाहित हो जाएंगे? पृथ्वी के अंदर हो जाएंगे, नहीं होंगे? तो क्या कागज़ के टुकड़े आकर्षित होंगे? जब लोहे के स्केल के ऊपर कोई आवेश ही नहीं रहा
तो कागज के टुकड़े आकर्षित क्यों होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो मनुष्य भी किस में आता है? चालक पदार्थों में। कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो। जैसे किन किन में नहीं होता? भाई प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी से विद्युत धारा के तारों को टच करें, करंट आएगा क्या? नहीं आएगा। रबड़, रबड़ के एक सिरे पर मैं विद्युत धारा के तार लगा दूं, दूसरे सिरे को स्पर्श करूं, करंट लगेगा? नहीं लगेगा। और देखें हम लोग एवोनाइट, और देखें एम्बर इत्यादि, ये सब किस में आते हैं? कुचालक पदार्थों में। तो कुचालक पदार्थ क्या हुए? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो। मैं लिख देता हूं इसमें, चालक तो वे जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। कुचालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। और अर्धचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो कमरे के ताप पर, तो जो कमरे के ताप पर कुचालक रहें, यानी कमरे के ताप पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करें, और जैसे ही तापमान बढ़ा दें, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दें, चालकों की भांति व्यवहार करें। वो पदार्थ क्या होते हैं? अर्धचालक पदार्थ। के कौन से होते हैं? आवर्त सारणी के चतुर्थ वर्ग के सब तत्व, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इत्यादि। तो क्या हो गई अर्धचालक पदार्थों की परिभाषा? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम परंतु कुचालकों से अधिक हो। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से तो कम लेकिन कुचालकों से अधिक हो, या मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो जो कमरे के ताप पर तो कुचालक की तरह काम करें, और जैसे ही ताप बढ़ाया जाए वो चालकों की भांति व्यवहार प्रदर्शित कर दें। उन पदार्थों को क्या कहते हैं? अर्धचालक पदार्थ। इनको हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे आगे चैप्टर नंबर 16 में। चैप्टर नंबर जो 16 होगा उस 16 में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उनका जो वर्गीकरण है उस सब को। फिलहाल हमको एक छोटी छोटी परिभाषाएं ही माइंड में रखनी है ताकि हम लोगों के समझ में आ जाए क्या चालक है, क्या कुचालक है और क्या अर्धचालक है। अब हम लोग पिछले 3 लेक्चर्स से बात कर रहे हैं धातु का गोला, धातु, चालक, कुचालक, अर्धचालक, इन सब के विषय में। लेकिन हम लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि भाई आवेश का पता कैसे चलता है कि भाई आवेश वास्तव में आता है। भाई आवेश वास्तव में उत्पन्न होते हैं, इस चीज का पता कैसे चलता है कि भाई आवेश वास्तव में उत्पन्न हुए। तो इसके लिए एक युक्ति या मैं बोलूं डिवाइस काम में आती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या आवेशदर्शी या विद्युतदर्शी, जो किस काम आती है? आवेशों के संसूचन में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आवेशों के संसूचन में काम आने वाली युक्ति का नाम बताओ।
तो क्या नाम हो गया उसका? आवेशदर्शी या विद्युत दर्शी। इस युक्ति में होता क्या है, अरेंजमेंट क्या है भाई इसका, यानी इसकी व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था को हम लोग देखें तो हम लोग क्या करते हैं, एक कांच का पात्र लेते हैं, और इस कांच के पात्र के अंदर ये क्या ले लिया मैंने, एक कांच का पात्र ले लिया। इसके अंदर पूर्णतः निर्वात कर देते हैं, निर्वातित, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां पर वायु उपस्थित ना हो। इसमें एक धातु की छड़ लटका देते हैं। अब हवा में तो वो लटकेगी नहीं, तो उसको क्या करता हूं, यहां पर एक रबड़ बैंड की सहायता से बांध देते हैं इसको, ताकि वो नीचे ना गिरे, ताकि वो नीचे ना गिरे। धातु की छड़ का मतलब क्या है, जिसमें आवेश का आसानी से प्रवाह हो जाए, आवेश आसानी से जिसमें प्रवाहित हो जाए। इस धातु की छड़ के नीचे दो स्वर्ण पत्र लटका देते हैं। स्वर्ण पत्र मतलब सोने की पतली पन्नी। अब आप लोग ये कहोगे कि भाई सोना ही काम में क्यों लिया, क्योंकि दुनिया में सोना इकलौती ऐसी धातु है जिसकी सबसे पतली पन्नी बनाई जा सकती है। आप लोगों को यदि याद हो तो 11वीं की केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है रदरफोर्ड का प्रयोग, पढ़ा है। उसने, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार किसके ऊपर कराई थी, सोने की पन्नी पर कराई थी, नहीं कराई थी? हाँ, वही सोने की पतली पन्नी। क्यों कराई थी? क्योंकि उसकी सबसे कम मोटाई की, यानी सबसे पतली पन्नी सोने की ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक है अरेंजमेंट। इस धातु की छड़ के पास मैं लेके आता हूं, इस धातु की छड़ को स्पर्श कराता हूं एक कांच की छड़ से। कांच की छड़ की विशेषता क्या है कि ये रेशम के कपड़े से घर्षण कराई हुई है। मतलब जब रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को घर्षण कराते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है। तो इसको सीधा ऐसे बोल दूं, धनावेशित कांच की छड़, यानी इस कांच की छड़ के ऊपर क्या है, धनावेश है। ठीक है। अब इस कांच की छड़ को मैं इस धातु की छड़ से स्पर्श कराता हूं, तो धातु की छड़ से जब स्पर्श कराता हूं तो धातु विद्युत रूप से क्या होती है, चालक। तो आवेश क्या होगा, आवेश प्रवाहित होते होते कहां पहुंच जाएंगे, इन स्वर्ण पत्रों पर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे? और स्वर्ण पत्रों पे जाके क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे आवेश। आगे अब जब स्वर्ण पत्रों पर ये इकट्ठे हो गए तो दोनों के ऊपर कौन सा आवेश आया, धनावेश आया। तो ये धनावेश क्या करेगा, जब दोनों पर सजातीय आवेश है तो ये दोनों पन्नियां एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। इन दोनों पन्नियों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर हटेंगी ना। तो इससे हमको कितनी चीजें मालूम चली इस आवेशदर्शी से। पहली कि धातु से होकर आवेश का प्रवाह हो रहा है। दूसरी चीज क्या मालूम चली कि सोना
दुनिया में ऐसी धातु है या एक ऐसा पदार्थ है जिसकी सबसे पतली पन्नी प्राप्त की जा सकती है। तीसरी चीज क्या मालूम चली कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। दोनों पन्नी एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी, यानी एक दूसरे से दूर हटेंगी। हो गए सारे काम। चौथी चीज आवेश का भी मालूम चला। शुरुआत में दोनों पन्नी एक दूसरे के पास थी, लेकिन जैसे ही इस कांच की छड़ को हम लोगों ने इससे स्पर्श कराया, वैसे ही दोनों पन्नियां एक दूसरे से दूर हो गई। दूर क्यों हुई? रीजन वहीं से आया। नॉर्मल प्लास्टिक के स्केल को कागज के पास ले गया, कागज को आकर्षित किया क्या? नहीं किया, बालों से घर्षण करा के लेके गया। तो कागज के टुकड़ों को उसने आकर्षित कर लिया। किसके कारण? आवेशों के कारण। किसके कारण? आवेशों के कारण। यही काम यहां हुआ। इन्हीं आवेशों के कारण दोनों के बीच में क्या आ गया? प्रतिकर्षण हो गया। ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 1 नंबर का क्वेश्चन जिसमें से पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक, वो सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं। तो उन क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन इसका आ सकता है और बहुत बार पूछे भी गए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? आवेशों के गुणधर्म। यानी आवेशों के गुण, क्या क्या विशेषताएं होती हैं उन आवेशों की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, जो काफ़ी सारी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और राजस्थान बोर्ड में भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन हैं जो हम लोग इसी के अंदर ही सॉल्व करेंगे। आवेशों के गुणधर्म। सबसे पहली जो विशेषता है इन आवेशों की, वो आवेशों की विशेषता क्या है कि आवेश एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब जानते हो? हाँ, जिसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं होती। जिसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं होती, या फिर बेराशियां, जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, बेराशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन राशियों को क्या बोला जाता है? अदिश राशियां। जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। परिमाण का मतलब इनका आंकिक मान तो होता है, लेकिन उस आवेश की कोई दिशा नहीं होती। मुक्त अवस्था में आवेश, जब उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो, उस अवस्था में आवेश कहीं भी विचरण कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। तो आवेश की कोई दिशा निर्धारित नहीं होती, इसलिए आवेश को कौन सी राशि माना है? अदिश राशि। आवेश किसी भी दिशा में घूम सकता है, इसलिए आवेश कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। दूसरी इसकी विशेषता आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आवेश की योज्यता का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आवेशों की योज्यता का नियम क्या कहता है? एक बार मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको समझाऊंगा। क्या कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश
उस निकाय में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ एक शब्द ऐसा है जो बहुत काम का है। वो शब्द क्या है? बीजगणितीय। बीजगणितीय का सीधा सा मतलब यह है चिन्ह सहित। बीजगणितीय को सीधी सी भाषा में क्या बोलते हैं? चिन्ह सहित। स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए भूलता हूं मैं। देखो, कोई निकाय है, इसमें अलग अलग आवेश हैं अलग अलग आवेश। अब मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि इस पूरे निकाय का, इस संपूर्ण निकाय का कुल आवेश क्या है? अब हम लोग जानते हैं कुल का मतलब क्या होता है? समेशन। कुल का मतलब क्या होता है? समेशन। पढ़ा है हम लोगों ने 10th क्लास में बारंबारता, संचयी बारंबारता। लास्ट में उन सब का जब योग देते हैं तो वहां पे इस चिन्ह का यूज किया है। 11th में भी काम में लिया है हम लोगों ने, इसको लिया है ना 11th में काम। बस वही चीज है, समेशन। तो निकाय का कुल आवेश मैंने क्या मान लिया? समेशन ऑफ क्यू बराबर। अब भाई कुल आवेश क्या है? इन सब आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सब आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लिया मैंने कि भाई इसमें जो आवेश हैं, इन सब आवेशों को नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया? कि जैसे Q1 बराबर तो है प्लस Q, Q2 बराबर है -2Q, Q3 बराबर है +3Q, Q4 बराबर है +4Q, Q5 बराबर है +2Q और Q6 बराबर है -2Q। दे दिया। तो इस निकाय का कुल आवेश क्या हो गया? समेशन ऑफ Q बराबर सब आवेशों का बीजगणितीय योग, यानी Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6। सब आवेशों का क्या कर दिया मैंने? योग कर दिया। तो समेशन ऑफ Q बराबर क्या हो गया? Q1 का मान क्या है? +Q। चिन्ह प्लस का। Q2 का मान क्या है? -2Q। Q3 का मान क्या है? +3Q। Q4 का मान क्या है? +4Q। Q5 का मान क्या है? +2Q। Q6 का मान क्या है? -2Q। सॉल्व करो इसको मैथमेटिक्स से। क्या हो गया? +Q प्लस इंटू माइनस -2Q +3Q +4Q +2Q -2Q। जोड़ भाई गुना भाग कर दो। मैथ तो हमारी स्ट्रांग है ही। क्या हो गया? +Q +3Q 4Q 4 और 4 8 and 2 10Q। नेगेटिव वालों को जोड़ो, 2 और 2 4 -4Q बराबर क्या आ गया? अब प्लस का 6Q। तो निकाय का कुल आवेश क्या हो गया? इस पूरे निकाय का +6Q। आ गया समझ के? नहीं आया? आसान है। अब देखें क्या किया मैंने इसमें। भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं और एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं।
मेरे पास जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं उन कपड़ों में 5 जेबें हैं। कितनी जेबें हैं भाई? 5 जेबें हैं। ठीक है, अब मेरी जो पहली जेब है उस पहली जेब में तो है 2 रुपये, दूसरी जेब में है 4 रुपये, तीसरी जेब में है 6 रुपये, चौथी जेब में है 2 रुपये, पांचवी जेब में है 1 रुपया। तो मेरे पास कुल कितने रुपए हैं? मेरे पास कितने पैसे हैं? क्या करोगे? जोड़ दो। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15। आप लोग बोल दोगे सर आपके पास 15 रुपए हैं। कैसे पता किया? सब जेबों के पैसे जोड़ दिए। यही किया ना। यहां पे क्या कह रहा है? इस निकाय का कुल आवेश कितना है? तो भाई इसमें जितने आवेश हैं उन सब आवेशों को जोड़ दूं, कुल आवेश हो गया कि नहीं हो गया? तो स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है? किसी निकाय का कुल आवेश, इस पूरे निकाय का, उस निकाय में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय, इस शब्द का ध्यान रखना, बीजगणितीय का मतलब होता है चिन्ह सहित योग। क्या होता है बीजगणितीय का मतलब? चिन्ह सहित योग। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कर दिया मैंने सॉल्व, कर दिया नहीं कर दिया? अगर मान लो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछता भाई, क्वेश्चन ये का यही है, बस एक लाइन जोड़ देता कि यदि निकाय का कुल आवेश 12 कूलाम है। कितना है? 12 कूलाम है। तब Q का मान ज्ञात करो। अब सॉल्यूशन कैसे होता? मतलब इसने क्या दे रखा है कि भाई जो समेशन ऑफ Q है वो तो है कितना? 12 कूलाम, और Q का मान मेरे से पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इतना ही सॉल्व करूंगा, यूं की त्यों। फिर मेरे पास क्या आ गया? समेशन ऑफ Q बराबर प्लस 6Q। समेशन Q की वैल्यू क्या है? 12 कूलाम। तो 12 कूलाम बराबर क्या आ गया? 6Q। तो Q बराबर कितना हो गया? 12/6 बराबर कितना आ गया? 2 कूलाम। तो आप लोग बोल दोगे कि सर Q की वैल्यू कितनी है? 2 कूलाम है। बोल दोगे नहीं बोल दोगे? बहुत आसान है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान बोर्ड में 1 नंबर का। अब कुछ करना पड़ा क्या इसमें? जोड़ भागी गुना भागी तो करने पड़े। ऐसा लग रहा है कि तीसरी क्लास का बच्चा फिजिक्स में 1 नंबर लेके आ रहा है। करना पड़ा नहीं करना पड़ा? सिर्फ इतना सा याद रखा मैंने कि भाई मुझे जो योग करना है ना वो चिन्हों के साथ करना है, चिन्हों को छोड़ना नहीं है। अगर चिन्ह छोड़ दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भाई आवेश 2 प्रकार के होते हैं, तो दोनों चिन्हों को ही साथ में लेके चलना है। देखो आप लोग कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत आए तो वीडियो को वापस देखना इसको एक बार, और कमेंट बॉक्स में लिखना। स्क्रीनशॉट ले लो, एक ले लिया, बहुत अच्छा बात है। आप लोग क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, और यदि समझ में नहीं आए तो वहीं से वीडियो को रिवाइंड कर लो, वापस देखो उसी जगह से। लेकिन क्लियर होना चाहिए, 1% भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए हमारे दिमाग में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तीसरी विशेषता इसकी भाई बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहती है भाई इसकी तीसरी विशेषता? तीसरी विशेषता इसकी ये कहती है कि आवेश एक संरक्षित राशि है, यानी आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। आप लोग पूछोगे गुरुजी इसका मतलब क्या है? भाई संरक्षित होने का मतलब क्या है? तो मैं आप लोगों से एक ही लाइन में एक शब्द बोलूंगा कि आप लोग 11th क्लास में एक शब्द पढ़ के आए हो, ऊर्जा संरक्षण का नियम।
आ गया याद? हाँ, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किया है कि नहीं किया? हाँ, वही संरक्षण नियम यहां काम करेगा। कैसे वो बताता हूं मैं आपको। मैंने क्या किया था वही एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं तो, कि भाई जो कांच की छड़ थी, उस कांच की छड़ को घर्षण कराया मैंने सिल्क के कपड़े से। आप लोग कहोगे हाँ गुरुजी ये तो कल ही करा दिया, आज वापस क्यों? वो बताता हूं मैं। तो घर्षण कराने से पूर्व क्या कांच की छड़ के ऊपर कोई आवेश था? आप लोग बता दोगे? नहीं था। कितना था उस पे आवेश का मान? 0 था कि नहीं था? सिल्क के कपड़े के ऊपर कोई आवेश था? नहीं था। तो इस पर आवेश क्या था? 0। तो समेशन ऑफ Q यानी कुल आवेश कब? घर्षण से पूर्व वो कितना था? 0 + 0 = 0 कूलाम। था कि नहीं था? अब घर्षण के बाद देखें तो घर्षण जब इन दोनों को कराएं, कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ूं, तो कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने के बाद कांच की छड़ के ऊपर आवेश आता है। हाँ गुरुजी आता है। कौन सा आता है? धनावेश आता है। सिल्क के कपड़े के ऊपर कौन सा आवेश आता है? सर ऋणावेश आता है। पढ़ा है ना हमने? पढ़ा है। अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी लाइन बोलता हूं कि भाई जितना धनावेश, जितना पॉजिटिव चार्ज इस कांच की छड़ के ऊपर आएगा, उतना ही नेगेटिव इस सिल्क के कपड़े पर आता है। अगर यहां पे 2 आएगा प्लस का, तो यहां पे माइनस का 2 आएगा। यदि यहां पे 3 आएगा तो यहां पे भी कितना आएगा? 3 आएगा माइनस का। और इन सबको छोड़ के मैंने ये बोल दिया कि यदि यहां पे प्लस का Q चार्ज आएगा, किस पर? कांच की छड़ पर, तो सिल्क के कपड़े पर भी क्या आएगा? माइनस चार्ज या माइनस Q। तो कुल आवेश क्या हो गया? इसके पश्चात कुल आवेश क्या हो गया? आप लोग बोल दोगे गुरुजी दोनों का बीजगणितीय योग यानी +Q + -Q बराबर +Q - Q बराबर कितना हो गया? 0 कूलाम। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि घर्षण से पूर्व कुल आवेश बराबर है घर्षण के बाद कुल आवेश के। मतलब समेशन ऑफ Q घर्षण से पूर्व बराबर है समेशन ऑफ Q घर्षण के पश्चात। मतलब किसी निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहा? संरक्षित रहा। रहा कि नहीं रहा? अब इसको हम लोग देखना चाहें तो नाभिकीय अभिक्रिया से भी देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों को अभिक्रिया कराएं तो इलेक्ट्रॉन होता है क्या? -1 0। प्रोटॉन होता है क्या? +1 0। तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऊपर तो ऑलरेडी क्या है? 0 है। तो यहां पे जो तत्व निकलेगा या जो पदार्थ है, जो पार्टिकल बनेगा, उसमें ना तो कोई आवेश होगा ना ही उसका कोई द्रव्यमान होगा। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि क्या उत्सर्जित हो? न्यूट्रिनो। क्या नाम दे दिया उसको? न्यूट्रिनो नाम दे दिया मैंने।
तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। ठीक है यहां तक? अब यदि कोई डाउट आए इसमें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टॉप कर देना इसको।